हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 4.4 सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स और लेटर्स होते हैं। अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशंस टू फाइंड पेरीमीटर्स ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स। हमने फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर्स फाइंड आउट किए थे डिपेंडिंग ऑन कि उनकी साइड क्या है, और वो एक लेटर था। नाउ लेट्स फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा। अब रेक्टेंगल, हमें पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड L है तो ये साइड भी L है, और दिस इज B, दिस इज B। तो यहाँ पर लेंथ होती है L एंड विथ या ब्रेथ आप लिख सकते हो दैट इज B। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी द एडिशन ऑफ फोर साइड्स। अब ये साइड है L प्लस ये साइड है B, ये साइड है L प्लस ये साइड है B। तो दीज आर आर फोर साइड्स L प्लस B, L प्लस B। नाउ अब देखो इसमें L और L 2 टाइम्स आ रहा है, तो L प्लस L कितना हो जाएगा। L प्लस L विल बी 2L, तो दिस इज 2L एंड B ये भी 2 टाइम्स है तो ये भी 2B, 2L प्लस 2B। अब ये अगर आप देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। दैट मीन्स हमारे पास L प्लस B है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम्स L प्लस B ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है रेक्टेंगल का। अगर हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में सॉल्व करें तो 2 टाइम्स L प्लस B पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। Here is a table showing the number of pencils and erasers sold in a shop. एक शॉप में कुछ पेंसिल्स और इरेजर सेल हुए हैं। पेंसिल जिसका प्राइस C से शो किया गया है और इरेजर का प्राइस D से शो किया गया है। फर्स्ट डे पर 5 पेंसिल्स सेल हुए हैं एंड 4 इरेजर्स। सेकेंड डे पर 3 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स सेल हुए हैं, और थर्ड डे 10 पेंसिल्स एंड 1 इरेजर। नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न्ड बाय द सेल्स ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की सेल से टोटल कितना मनी आया है। तो आप देख सकते हो कि डे 1 में 5 पेंसिल्स सेल हुए हैं, डे 2 में 3 पेंसिल सेल हुए हैं, डे 3 में टोटल 10 पेंसिल सेल हुए हैं। तो टोटल कितने पेंसिल सेल हुए हैं। टोटल पेंसिल सेल हुए हैं 18। इसी तरह से अगर हम इरेजर्स देखें तो फर्स्ट डे इरेजर्स सेल हुए हैं 4, सेकेंड डे है 6 एंड थर्ड डे है 1। तो टोटल कितने इरेजर सेल हुए हैं 11 इरेजर्स। अब पेंसिल की सेल से कितना मनी अर्न हुआ है। अब देखो टोटल 18 पेंसिल सेल हुए हैं, 1 पेंसिल की कॉस्ट दी गई है C, तो 18 पेंसिल्स विल बी 18C, दैट विल बी द मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल 18C। या फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हो कि देखो फर्स्ट डे 5 पेंसिल सेल हुए हैं तो फर्स्ट डे 5C, सेकेंड डे 3 पेंसिल सेल हुए हैं तो 3C एंड थर्ड डे 10 पेंसिल सेल हुए हैं तो इट विल बी 10C। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो इट विल बी 18C। तो नो मैटर, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो अलग अलग दिनों की सेल लेकर के उन्हें ऐड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सारे पेंसिल्स को काउंट कर लो कि टोटल कितनी सेल हुई है और उसमें 1 पेंसिल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको पूरा मनी इस तरह से मिल जाएगा। बुक पर आते हैं। द मनी अर्न बाय selling pencils on day 1 is 5C. Similarly, the money earned by selling pencils on day 2 is 3C and day 3 is 10C. और जब आप इन्हें ऐड करते हो तो you can write it 18C। इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। Now, if C is rupees 50, find the total amount earned by the sale of pencil. अब C की वैल्यू रुपीज 50 दी गई है, तो टोटल सेल जो कि 18C है, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी। तो टोटल अर्निंग बाय पेंसिल सेल इट विल बी 18 टाइम्स 50। C को हम रिप्लेस कर देंगे उसके नंबर वैल्यू से विच इज 50। अब आप 18 में 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 900, so that will be rupees 900 is the total worth. So answer will be rupees 900. Now next part is write the expression for the total money earned by selling erasers. Erasers के लिए हमें expression लिखना है कि total कितना money उससे earn हुआ है।
डे 1 में 4 इरेजर सेल हुए हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, 4D हो गई। सेकेंड डे में 6 इरेजर्स, कॉस्ट हो गई 6D। थर्ड डे में केवल 1 इरेजर सेल हुआ है तो इट विल बी 1D, या इसको केवल D लिख सकते हैं। अब इसे हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 11 टाइम्स D, दैट विल बी द money earned by erasers sale. Next is the expression for the total money earned by selling pencil and eraser during 3 days is 18C plus 11D. Yes, क्योंकि पेंसिल टोटल उसका आया था 18C और इरेजर सभी हमने सॉल्व किया 11D, तो ये हम अगर टोटल अर्निंग निकाल लें तो टोटल अर्निंग जो कि पेंसिल और इरेजर दोनों के सेल से आई है तो वो कितनी हो जाएगी, पेंसिल से जो टोटल अर्निंग आई है प्लस इरेजर से जो टोटल अर्निंग आई है इतना हो जाएगा। नाउ कैन द एक्सप्रेशन 18C प्लस 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर, क्या हम इसे और सिंपल बना सकते हैं? तो नो, इट इज नॉट। अब ये 18C प्लस 11D इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग तरह के आइटम्स यहाँ पर सेल किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर कम से कम 2 लेटर नंबर होंगे। Now next is, in this problem we saw the expression 5C plus 3C plus 10C जो कि हमने पेंसिल की सेल से निकाला है, ये एक्सप्रेशन और 18C जो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है इस एक्सप्रेशन का, अगर हम इसमें C के अलग अलग वैल्यू डालें तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ C रखना है और फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू कितना आता है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर हम लें C को रिप्लेस कर दें 1 से, लेट से पेंसिल का प्राइस 1 रुपी है तो फर्स्ट डे टोटल 5 रुपीज़ मिलेंगे, सेकेंड डे टोटल 3 रुपीज़ मिलेंगे और थर्ड डे 10 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर आप इन्हें सम करोगे तो टोटल 18 रुपीज़ मिल जाएंगे। और यहाँ है 18C, दैट मीन्स C की वैल्यू 1 रख दी जाएगी तो 18 आ जाएगा। तो दोनों साइड की वैल्यू सेम है तो यस, C अगर 1 है, पेंसिल का प्राइस अगर 1 रुपी है तो वैल्यू सेम आती है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ C इज 5, अगर पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज़ है तो ये वैल्यू सेम आएगी। तो देखो 5C इट बिकम्स 5 टाइम्स 5 विच इज़ 25, 3C it becomes 3 times 5 which is 15 and 10C it becomes 10 times 5 which is 50। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें, 5C जो कि 25 आया है, 3C जो कि 15 आया है एंड 10C जो कि 50 आया है, तो इन्हें अगर हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 90 रुपीज़। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी साइड में हमारे पास 18C, अगर हम इसमें C की वैल्यू 5 रख दें तो 18 टाइम्स 5 तो इट इज़ 90। तो अभी भी दोनों साइड की वैल्यू सेम आई है। तो एक्सप्रेशन जो कि सिंप्लीफाई करने से पहले है और एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई करने के बाद है, उनके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। C की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 सिमिलर रेक्टेंगल्स। एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और रेक्टेंगल्स ही बनाए गए हैं दोनों पार्ट्स में। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगेस्ट रेक्टेंगल। अब बिगेस्ट रेक्टेंगल जिससे ये दोनों रेक्टेंगल बनाए गए हैं उसका एरिया क्या होगा, हमें उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसको डिवाइड करके 2 छोटे रेक्टेंगल बनाए गए हैं, उनके साइड्स दिए गए हैं, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड विथ दी गई है V। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। बिगर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। नाउ अब देखो, हमारे पास 2 मेथड है इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के, कि एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स, अब ये 4 और 3, दैट मीन्स ये टोटल साइड कितना है 4 + 3 विच इज 7 और विथ कितना है V। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम विथ। अब लेंथ है 7 एंड विथ है V, तो 7 टाइम्स V इज 7V। सो दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल, ये उसका एरिया होगा। और हम क्या कर सकते हैं, कोई और इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि हम स्मॉलर रेक्टेंगल्स इनके एरियाज फाइंड आउट करें और उन्हें ऐड कर दें। जैसे कि ये 4, ये 3 साइड दी गई है और ये विथ दी गई है V। तो आप देख रहे हो कि दोनों रेक्टेंगल्स की विथ V है। तो स्मॉलर रेक्टेंगल उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है 3 टाइम्स V, क्योंकि लेंथ टाइम विथ है तो इट इज 3 टाइम्स V, तो 3V। और जो बिगर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है 4 टाइम्स V, क्योंकि उसकी साइड 4 और V है। ये दोनों रेक्टेंगल मिलकर के बिगर रेक्टेंगल बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, जो पेरेंट रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना है
दैट विल बी स्मॉलर रेक्टेंगल एंड बिगर रेक्टेंगल, इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो वी विल ऐड 3v एंड 4v। अब जब आप 3v और 4v को ऐड करते हो तो आंसर कम्स 7v। तो किसी भी मेथड से आप एरिया फाइंड आउट करोगे यही आएगा। तो चाहे आप बिगर रेक्टेंगल डायरेक्टली यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आप रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 इनका एरिया फाइंड आउट करके उन्हें ऐड कर सकते हो। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है, एक बिग रेक्टेंगल है, इट इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स। एक बिग रेक्टेंगल को 2 छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया गया है इस इमेज के अकॉर्डिंग। अब आप इस इमेज में देखते हो कि एक पेरेंट रेक्टेंगल जो कि बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसको डिवाइड किया गया है। अब बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड 12 है और उसमें से ये एक स्मॉल रेक्टेंगल निकाल दिया गया है जिसकी साइड 4 है। तो जो बाकी साइड बची वो कितनी बची, 12 माइनस 4 विच इज 8। तो ये 8 यूनिट का ये एक रेक्टेंगल बन गया है जिसकी विड्थ n है, और इसी तरह से ये 4 यूनिट लेंथ का रेक्टेंगल बन गया है जिसकी लेंथ n है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD, दैट मीन्स जो स्प्लिट किया गया है उसमें जो बिगर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है। तो अब देखो हमारे पास साइड्स पता है, हमने साइड्स निकाल लिए हैं 12 माइनस 4 विच इज 8, सो दिस इज 8 एंड दिस इज n। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स n, क्योंकि ये होता है लेंथ टाइम्स विड्थ। तो एरिया विल बी 8n, दैट विल बी द एरिया। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि जो बिगर रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लें। अब बिगर रेक्टेंगल जिसकी साइड है 12 और n, तो इसका एरिया कितना हो गया, 12 टाइम्स n विच इज 12n। और जो स्मॉलर हमने इसमें कट करके बनाया गया है तो इसका एरिया कितना हो गया, इसकी साइड है 4 एंड n, तो इसका एरिया हो जाएगा 4n। अब बाकी जो पोर्शन बचा उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल। तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ AEFD, ये कितना हो जाएगा, जो बिगर रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 12n और जो स्मॉलर रेक्टेंगल है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 8n। तो आप किसी भी मेथड से यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर लर्निंग यही थी कि आप कोई 2 टर्म्स को ऐड कर सकते हो अगर वो बिल्कुल एक से हो। जैसे कि आपने 5c और 3c इनको ऐड किया, ये हो गया 8c। जैसे आपने 12n माइनस 4n किया तो आंसर आ गया 8n। जैसे आपने 3v प्लस 4v किया तो आंसर आ गया 7v। तो हम इस तरह से नंबर लेटर्स को ऐड कर सकते हैं अगर वो एक जैसे हों। एक जैसे होने का मतलब है कि वो लाइक टर्म्स हों। लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स है, जैसे कि अगर हमारे पास है 5c प्लस 3v, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जो लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सेम लेटर नंबर होंगे तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, और अगर सेम लेटर नंबर नहीं होंगे वो आप ऐड नहीं कर सकते। तो सेम लेटर नंबर कैन बी एडेड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज यूज। एक शॉप जो टेबल्स और चेयर्स को रेंट पर देते हैं, पर डे के लिए रेंट करते हैं। टू रेंट दैम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। अगर किसी को टेबल्स और चेयर चाहिए तो उन्हें ये अमाउंट पे करना पड़ता है। एक चेयर चाहिए तो उसके लिए पर डे 40 रुपीज़ पे करना है, और टेबल चाहिए तो उसके लिए पर डे 75 रुपीज़ पे करना है। व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न, जब वो फर्नीचर रिटर्न किया जाता है, द शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलोज। तब शॉपकीपर उन्हें कुछ रुपए वापस करता है। तो जिसने 40 रुपीज़ चेयर के लिए पे किए हैं उसे 6 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स रेंटल कितना हुआ एक दिन का चेयर के लिए, दैट विल बी 40 माइनस 6, दैट विल बी 34। इसी तरह से टेबल जब आप 75 रुपीज़ का रेंट पे करते हो और जब रिटर्न करते हो तो उसमें 10 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। तो इसके लिए पर डे रेंटल हो जाएगा 75 माइनस 10। तो पर डे रेंटल आपको पता है। अब आगे चलते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ X चेयर्स एंड Y टेबल्स आर रेंटेड। अगर किसी ने X चेयर्स और Y टेबल्स रेंट किए हैं तो वो टोटल कितना पे करेंगे। पर चेयर कॉस्ट है ₹40। X चेयर के लिए उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, तो 40x। इसी तरह से पर टेबल का कॉस्ट दिया गया है रेंट के लिए, दैट इज 75। Y टेबल के लिए टोटल हो जाएगा 75y। लेट्स फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता है, तो इन द बिगिनिंग
चेयर के लिए हमें 40x पे करना है, तो इट विल बी 40x, और टेबल के लिए 75y। दैट विल बी द अमाउंट जो हम रेंट करने जाएंगे, तो टेबल और चेयर के नंबर के हिसाब से हम इतना अमाउंट पे करेंगे। एंड द अमाउंट वन गेट्स बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर, और जब फर्नीचर रिटर्न कर देता है कोई, तो उसको कितना अमाउंट वापस मिलता है। रिटर्न करने पर उसे पर चेयर 6 रुपीज वापस मिलते हैं। तो x चेयर के लिए अगर रिटर्न करेंगे तो दैट विल बी 6x, और इसी तरह से y टेबल के लिए हमें टोटल 10y करना होगा। तो रिटर्न पर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, दैट विल बी 6x प्लस 10y। नाउ डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट द अमाउंट्स। तो ये अमाउंट आपको कैसे मिले हैं, ये आप यहाँ पर प्रोसीजर शो करो। अब देखो, बिगनिंग का अमाउंट हमें पता है 40x प्लस 75y, और जब हमने रिटर्न किया तो हमें इतना वापस मिल जाता है। तो हमने टोटल कितना पे किया है वहाँ पर, पेमेंट इन द बिगनिंग, एंड रिटर्न जो हमें मिला उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इट विल बी 40x प्लस 75y जो हमने इनिशियली पे किया, और इतना हमें रिटर्न मिल गया 6x प्लस 10y। तो जो टोटल हुआ वो इनका डिफरेंस हुआ, जो इनके लिए हमें रेंटल पे करना पड़ेगा। तो दैट विल बी टोटल पेड अमाउंट। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो यस, हम इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो इट विल बी 40x प्लस 75y, और ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी माइनस 6x माइनस 10y। अब जब हम इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सेम लेटर नंबर हैं, जैसे कि x वाले जो नंबर हैं, इन्हें हम एक साथ लिख देंगे। तो इट विल बी 40x माइनस 6x, और जो y लेटर नंबर है उन्हें हम साथ में लिख देंगे। तो दैट विल बी 75y माइनस 10y। तो 40 माइनस 6 दैट विल बी 34x, एंड 75 minus 10 that will be 65y. So this is the total money paid for x chairs and y tables. इससे आगे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लेटर नंबर्स हैं x एंड y, तो एटलीस्ट इसमें 2 टर्म्स रहेंगे। नेक्स्ट इज, कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज दिस। क्या हम इनिशियल एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं? हमने लिखा था 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करें और पहले वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहने दें, तो देखो ये अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाता है माइनस 6x माइनस 10y, और यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी 40x प्लस 75y, और फिर ब्रैकेट ओपन कर दोगे अगर, तो इट विल बी माइनस 6x माइनस 10y। तो दे आर सेम। तो क्या हम टोटल अमाउंट पेड को इस तरह से लिख सकते हैं? तो येस, वी कैन राइट। Now let's come to next question. Question number 8. चारू has been through 3 rounds of a quiz. चारू ने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया है और उसने 3 राउंड्स पास कर लिए हैं. Her score in the 3 rounds are 7p minus 3q. फर्स्ट राउंड का उसका स्कोर है, सेकेंड राउंड का उसका स्कोर है 8p minus 4q, एंड थर्ड राउंड का स्कोर है 6p minus 2q. That is her score. P represents the score for a correct answer. P यहाँ पर करेक्ट आंसर को शो करता है, और Q यहाँ पर रॉन्ग आंसर, जो उसको पेनल्टी में नंबर लॉस हुए हैं, उसको शो करता है. नाउ व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन? इसमें से हर एक एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है कि फर्स्ट राउंड में उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं. इफ द स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इज 4, अगर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स मिले हैं, तो फर्स्ट राउंड में उसको 7 टाइम्स 4 इतने मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसरिंग के लिए. और Q इज 1, अगर Q रॉन्ग आंसर पर उसको 1 मार्क डिडक्ट होता है, तो फर्स्ट राउंड में उसने 3 मार्क्स डिडक्ट किए हैं, 3 मार्क्स लूज किए हैं. इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स 4 इज 28 माइनस 3 दैट विल बी 25. सेकेंड राउंड में 8 टाइम्स, अब P की वैल्यू 4 हो गई है, एंड 4 टाइम्स Q की वैल्यू 1 हो गई है, तो दिस विल बी 32 माइनस 4 विच विल बी 28. और थर्ड राउंड में 6 टाइम्स 4 माइनस 2 टाइम्स 1, तो इट विल बी 24 माइनस 2 विच विल बी 22. तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि उसने टोटल कितने मार्क्स गेन किए हैं. क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड. तो हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड राउंड के मार्क्स निकाल चुके हैं. इट विल बी 28 एंड 22.
व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी, अगर कोई पेनल्टी ना हो, उसको रॉन्ग आंसर पर मार्क्स डिडक्ट ना हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो अगर नो पेनल्टी रहे तो उस सिचुएशन में क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स रॉन्ग आंसरिंग पर 0 मार्क्स डिडक्ट होता है या नो मार्क्स इज डिडक्टेड, तो ये हो जाएगा उसका नो पेनल्टी। नाउ व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द थर्ड राउंड, थर्ड राउंड के बाद उसका फाइनल स्कोर क्या है। तो अब आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें है 7p माइनस 3q, सेकेंड राउंड में है 8p माइनस 4q एंड थर्ड राउंड में है 6p माइनस 2q। हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और फिर हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p कितने हैं, p है 7 एंड 8 15, 15 एंड 6 21, तो 21p एंड q है 3 एंड 4 7, 7 एंड 2 9, तो उसका जो फाइनल स्कोर होगा वो होगा 21p माइनस 9q। थर्ड राउंड तक उसने 21 करेक्ट आंसर किए हैं एंड 9 रॉन्ग आंसर्स किए हैं। Charu's total score after 3 round is this. Her friend Krishita's score after 3 round is 23 minus 7q. Now give some possible scores for Krishita in the 3 rounds so that they add up to 23p minus 7q. तो अब हम कृषिता के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड के स्कोर्स को अज्यूम करके इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उनका टोटल सम 23p माइनस 7q हो जाए। So we can say maybe in first round Krishita got 7p minus 2q. Maybe in second round Krishita got 9p 3q. And in third round कृषिता को मिल जाएगा 7p माइनस 2q। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, आप इन्हें ऐड करोगे तो इसका सम 23p माइनस 7q ही होगा। तो हमने यहाँ पर उसके फाइनल स्कोर को 3 राउंड्स में डिवाइड कर दिया है। हाउ मच मोर हैज कृषिता स्कोर्ड देन चारू, कृषिता ने चारू से कितना ज़्यादा स्कोर किया है। तो अब हमें अगर ये पता करना है कि कृषिता ने कितना ज़्यादा स्कोर किया है तो उसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और डिफरेंस के लिए हम जो कृषिता का स्कोर है उसमें से चारू के स्कोर को माइनस कर देंगे। तो इट विल बी 23p माइनस 7q, दैट इज कृषिता स्कोर माइनस 21p माइनस 9q। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बी 23p। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो इट विल बी 23p माइनस 7q, और यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट से पहले तो माइनस और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बी 21p प्लस 9q, दैट विल बी हियर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब p और p ये लेटर नंबर हम एक साथ रख देंगे, 23p माइनस 21p, एंड q वाले हम एक साथ रख देंगे तो माइनस 7q प्लस 9q। अब आपके लिए इन्हें सॉल्व करना इजी हो जाता है। 23p माइनस 21p इट विल बी 2p माइनस 7q प्लस 9q, दैट विल बी प्लस 2q, क्योंकि 9 और 7 इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो दैट मीन्स दैट इज द डिफरेंस ऑफ कृषिता एंड चारूज फाइनल स्कोर्स। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन करके ही आया है। हमने उनके फाइनल स्कोर्स को जब सिंप्लीफाई किया तो दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4 टाइम्स x प्लस वाई माइनस वाई। हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम नंबर से अंदर के ब्रैकेट के कंटेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 4x प्लस 4y माइनस ये y एज इट इज हो जाएगा। अब 4x और x का कोई और एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं है तो 4x इसी तरह से रहेगा, और लेटर नंबर y आप देखोगे तो इट इज़ 4y और ये माइनस y, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4y माइनस y इज 3y, तो दैट विल बी योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। आर द एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर? 5u एंड 5 प्लस u, तो यहाँ पर 5u दैट मीन्स इट इज़ u प्लस u प्लस u प्लस u प्लस u, या फिर इसे आप शो कर सकते हो 5 टाइम्स u। तो ये बहुत ज़्यादा अलग है 5 प्लस u से। तो आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। एक में u में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एक में u में नंबर 5 ऐड किया गया है, तो दे आर डिफरेंट। अब हम इसे एक एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। 5u एंड 5 प्लस u, दोनों में लेटर नंबर u है। अब अगर u की वैल्यू हम रखते हैं 2, u इज 2, तो 5u विल बिकम 5 टाइम्स u,
दैट मीन्स 5 टाइम्स 2 इट विल बी 10। लेकिन अगर 5 प्लस यू को रिप्लेस करेंगे 2 से तो इट विल बी 7। तो 5 प्लस यू एंड 5u आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट है fill in the blanks below by replacing the latter number by numbers। हमें ये latter numbers को replace करना है, उनकी जगह पर नंबर रखने हैं और एक एग्जाम्पल करके यहाँ पर दिखाया गया है और उसके बाद हम 5u और 5 प्लस यू को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये है 5u और ये है 5 प्लस यू। अगर आप u की वैल्यू 2 लेते हो तो 5u 10 आता है, u की वैल्यू 2 लेते हो तो 5 प्लस यू 7 आता है। यहाँ पर अगर u की वैल्यू 11 ली जाए तो 5u विल बी 55। यहाँ अगर u की वैल्यू 11 लोगे तो 5 प्लस यू विल बी 16। u इक्वल 8 तो 5u विल बी 40। u इक्वल 8 तो 5 प्लस यू विल बी 13। u इक्वल 5 so 5u विल बी 25। u इक्वल 5 तो 5 प्लस u दैट मीन्स 5 प्लस 5 इट विल बी 10। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज फिल कर सकते हो। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 5u इज नॉट इक्वल टू 5 प्लस u। Now next is, are the expressions 10y minus 3 and 10 times y minus 3 equal? So again you can do it yourself as well। आप इसे खुद से, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया, सॉल्व इसी तरह से कर सकते हो। क्या ये इक्वल है? तो देखो यहाँ 10 और y ये एक कॉम्बिनेशन है और सेकेंड एक्सप्रेशन दिया गया है 10 टाइम्स y माइनस 3। इसमें जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 10 टाइम्स y माइनस 10 टाइम्स 3। 10 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 10y माइनस 30। और यहाँ पर है 10y माइनस 3, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और ये आप y की वैल्यू को अलग अलग नंबर से रिप्लेस करके भी शो कर सकते हो। लेट्स कंपेयर। अब 10y माइनस 3, अगर y की वैल्यू 2 होती है तो इफ y इज 2 देन 10y माइनस 3 दैट मीन्स 10 टाइम्स 2 माइनस 3 इट विल बी 20 माइनस 3 विच विल बी 17। तो ये वैल्यू आप 17 इस तरफ देख रहे हो। दूसरी तरफ हमारे पास है 10y माइनस 30। अब इसमें y की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो इट विल बी 10 टाइम्स 2 माइनस 30। दिस विल बी 20 माइनस 30 विच विल बी माइनस 10। तो ये माइनस 10 यहाँ पर आ गया है। अब इसी तरह से हमें बाकी के ब्लैंक्स को फिल करना है। अगर y की वैल्यू 0 हो तो 10y माइनस 3 इट विल बी 10 टाइम्स 0 माइनस 3 सो इट विल बी 0 माइनस 3 विच विल बी माइनस 3। तो ये वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। और इधर हम 10y माइनस 30 इसकी वैल्यू निकालें y इक्वल 0 पर तो ये आएगी 0 माइनस 30 विच विल बी माइनस 30। सो दिस इज माइनस 30 हियर। तो दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है y इक्वल 10। नाउ 10y माइनस 3। अब y की वैल्यू आपको 10 रखनी है तो इट विल बी 10 टाइम्स 10 माइनस 3 सो इट विल बी 100 माइनस 3 विच विल बी 97। सो दिस वैल्यू इज 97। और दूसरी वैल्यू 10y माइनस 30, let's place y equal 10, so 10 times 10 minus 30, it is 100 minus 30 which becomes 70, so this value is 70. Now next is y equal 7 हमें place करना है, so 10y minus 3 we have to place y equal 7, so it is 10 times 7 minus 3 which will be 70 minus 3, so 70 minus 3 is 67, so this value is 67. And 10y minus 30 इसमें हम y की वैल्यू 7 रखेंगे तो it will be 10 times 7 minus 30, so 70 minus 30 it will be 40. So ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है. After filling in the two diagrams, do you think the two expressions are equal? No, they are not equal. लास्ट क्वेश्चन है इस सेट से, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर. यहाँ ये पिक्चर दी गई है, इसमें नंबर्स का सम क्या होगा. 3 का ब्लॉक 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 3 r एक बार है तो r प्लस s, ये भी r प्लस s है और ये है 4 टाइम्स 3 अगेन. तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 3 प्लस r प्लस s प्लस r प्लस s प्लस 4 टाइम्स 3. तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r प्लस s और इधर भी ये 12 हो गया तो इट इज़ 24 प्लस 2r
प्लस 2s, ये इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि एक सेट ये भी हम बना सकते हैं। सो इट इज 3 + r + 3। इसी तरह से सेकेंड सेट बन जाएगा 3 + s + 3। इसी तरह से थर्ड सेट बन जाएगा 3 + 3 एंड फोर्थ सेट बन जाएगा 3 + 3। तो अब अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इट विल बी 3 and 3 is 6 एंड दीज आर 2r, तो 2r + 6। इस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2s + 6 और इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 6 + 6। सो दीज आर 2r + 6 और अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो 2s + 6 एंड दिस इज 6 + 6। अब अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो क्या हम इन्हें पहले ये चेक करते हैं कि ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो नंबर्स को हम एक साथ ऐड करेंगे 6 6 6 एंड 6। दिस इज 4 times 6 प्लस 2r है तो 2r हो गया, प्लस 2s है तो ये हो गया। नाउ 6 times 4 is 24, 2r + 2s। तो आप किसी भी तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर लो और चाहे आप इसे वर्टिकल सॉल्व कर लो। अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आगे फिगर इट आउट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।